अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। कल वाले हैंडआउट में से ये 2 सवाल होमवर्क में थे। वैसे तो 34 मैंने सारा ही कर दिया था, सिर्फ उसमें क्लोजिंग बैलेंसेस, अंग्रेजियाँ, सुर्खी पाउडर नहीं लगाया सी, ठीक है ना। बाकी सवाल वो मैंने कर दिया था। तो मैंने पिछली क्लास में बच्चों से पूछा था कि ये दोनों करवाऊं या 36 करवा दूं। उन्होंने कहा जी 36 करवा दें। वैसे भी बिल्कुल डिटो कॉपी हैं दोनों, सिर्फ फिगर्स और डेट्स डिफरेंट हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं जी। इंशाल्लाह आपका ये चेक भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आज एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे एक और शायद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ किसी एक दिन अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, एंड पे थोड़ी सी तेज़ी में करवाई जाती है, वो जानबूझ के करवाई जाती है ताकि आप उसको सोचते रहें एक दिन। जैसे आज जाते जाते आखिरी 5 मिनट में मैंने एक्सचेंज की बात आपकी तरफ फेंक देनी। अब आप बाहर जाएंगे, आप गाड़ी देखेंगे सड़क पर जाते हुए, दूसरी गाड़ी उधर से आते देखेंगे, आप कहेंगे अगर ये दोनों एक्सचेंज करें तो। ऐसे आपकी सोच चल रही होती है, ठीक है ना। हाँ, आप घर पे बैठे हुए, फ्लैट पे बैठे हुए, हॉस्टल में बैठे हुए सोच रहे होते हैं अब मैं अगर ये अपना मोबाइल साथ वाले मोबाइल से, दोस्त के मोबाइल से एक्सचेंज करूं तो ऐसे ना। फिर आप सोच, तो ये सोच असल में चलवानी होती है, वरना तो आपको पता है जो एक दिन पढ़ा जाता है अगर एंड पे थोड़ा सा क्विकली कुछ कह के भेज दिया जाए तो अगले, तो मंडे को पूरा दिन हमारा एक्सचेंज पे लगना है। जैसे कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिस्पोजल आखिरी 10 मिनट में मैंने करवा दिया था, लेकिन आज का सारा लेक्चर फिर इसी के ऊपर है। आज इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, जब तक पक्का नहीं होगा आगे नहीं जा रहे। लेकिन आप लोगों के पास एक नेमत अल्लाह की तरफ से आ गई और वो है कल का संडे। तो आपने कल के संडे में इस बात को इंश्योर कर लेना है कि आप जो हफ्ते का पढ़ा हुआ है उसको टिप्स पे ले आएं। कैसे लाएंगे? जितने आपने स्ट्रेट लाइन के डिस्पोजल वाले सवाल किए और जितने रिड्यूसिंग बैलेंस के डिस्पोजल वाले सवाल आज समाप्त करेंगे, ये 6 बने, 7 बने, 8 बने, ठीक है ना। मैं निशान नहीं लगवा रहा, आपके पास हैंडआउट्स मौजूद है ना। मैं सिंपल एडिशन इसलिए नहीं कह रहा कि एडिशन डिस्पोजल वाले सवालों में एडिशन भी आ रहा होता है, डिस्पोजल भी होता है। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डिस्पोजल वाले क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ये रिड्यूसिंग बैलेंस में जो डिस्पोजल वाले क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है ना, या करवा दूंगा आज, ये सारे एक सिटिंग में बैठ के कभी कर लो ना। वो एक सिटिंग में हो सकता है 1 घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, लेकिन उससे जी और किया क्या है अभी तक हमने। मतलब जब डिस्पोजल के ऊपर आए हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसमें वो सारा कुछ है जो हमने डे 1 से पढ़ा है पहले हफ्ते में। तो इसलिए इन सवालों को करने से वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस चलें निशान लगा लेते हैं। वो कहाँ है मेरे दोस्त साकिब? पहले सवाल, डिस्पोजल कौन से चैप्टर में शुरू हुआ, कौन से उसमें शुरू हुआ था लेक्चर में? लेक्चर 3 में, ठीक है। इधर देखें जी, आप हैंड आउट लेक्चर 3 का क्वेश्चन 20, होमवर्क वाला 23, बस ये 2 करेंगे लेक्चर 3 में से, ठीक है। अच्छा, शड़ करी जा रहे हैं, बस लिख लें कहीं पे। लेक्चर हैंडआउट्स मौजूद हैं आपके पास, जो नहीं होगा वो फिर टीए से ले लीजिएगा। सरदार ने आपको टेक्स्ट की वेबसाइट के बारे में बताया, बताएंगे ना सर जब, तो उसके ऊपर ना मैंने भी एक फोल्डर बनवाया हुआ है, तो वहां पे मैं भी अपने हैंडआउट्स रख दिया करूंगा। मैं एक काम और भी कर रहा हूं इस दफा, वो काम ये है, वो मैं आपको जरा दिखा दूं पहले, फिर मैं बाकी बात सिखाता हूं, बताता हूं आपको, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे लेक्चर 5 है। ये हैंडआउट आपको जो मिला ये वो नहीं है। आपकी क्लास के बाद ये हैंडआउट जब फाइनल हुआ है तो उस हैंडआउट के अंदर मैंने ये वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया है जो क्लास के अंदर यहाँ पे इस वाले बोर्ड के ऊपर होता है। तो इस तरह से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती हैं जो हम नॉर्मली बोर्ड उसके ऊपर मेरी नोटबुक के ऊपर हम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें मैं अब से ऑनवर्ड्स इधर डाल दिया करूंगा, लेकिन आप वाले हैंडआउट में जाहिर सी बात है वो नहीं हुआ करेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी तक एक ही चीज़ है, लेकिन एक और भी हमने कल,
हाँ, पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने एक चीज़ डाल दी थी और वो शायद बच्चे जो है ना नोट नहीं करते, ये जैसे ये काम किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके हैंडआउट्स के अंदर मैं डाल कर उनको वेबसाइट पे हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद प्लेस कर दिया करूँगा, ठीक है ना। जब कभी आपको वीकेंड पे या 15 दिन बाद या इवन एंड पे जाके लेक्चर्स के हैंडआउट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल बात क्या कर रहे थे, हाँ, तो लेक्चर 3 का जो हैंडआउट था इसमें से क्वेश्चन 20 और 23 आपने कर लेने। उसके बाद लेक्चर 4 के हैंडआउट पे आ जाएं, 21 भी कीजिएगा, 24 भी कीजिएगा, 27 तो लाजमी कीजिएगा। होमवर्क के अंदर 35 किया, ये भी कीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद समझ आइए जी, एक बार फिर देख लें। हैंडआउट 4 में 21, 24, 27 और 35, अभी तक 6 सवाल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कल वाला लेक्चर है, इसमें से 36 कर लेना, ओके, और इनको छोड़ देना बस। तो हैंडआउट 5 में से सिर्फ 36 कर लेना। उसके बाद आज वाले हैंडआउट में से 37 करना है, 38 आपका आज वैसे होमवर्क है वो भी हो जाएगा, और ये तो बस एक बार कर लेना। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके होमवर्क में आज 11 है और 12 है, ये सारे के सारे सवाल आपने कोशिश करना है एक सीटिंग में कर लें, ठीक है। ये टेक्स्ट की क्लास है भाई, बच्चों को बता देना, ठीक है, ओके जी। तो हैंडआउट 5 में से सिर्फ एक सवाल, वो है 36। हैंडआउट आज वाले में से 37 अभी करवाऊंगा मैं, ठीक है, फिर 38 होमवर्क दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होमवर्क में 10, 11, 12 प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, ये भी करना है। तो ये मेरे ख्याल में को 10 को सवाल बने होने, कितने बने, 12 हैं। अब ये 12 सवाल हैं तो आपने अब सवाल कर लिए हुए हैं। मेरे ख्याल में तो हद भी हो ना, कोई लेंथी सवाल 2 डिस्पोजल वाला, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस तो इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये 1.5 से 2 घंटे का होमवर्क है, एक सिटिंग में बैठ के कर लोगे तो ये साइड पे करके रख सकोगे आपके, चलो यार अब ये तो तैयार है, ठीक है ना। वो टिप्स पे आती चीजें, फैली हुई चीजें होती हैं, थोड़ी सी समराइज्ड नहीं होती हैं, हालांकि चीज होती कोई नहीं है इतनी, लेकिन पूरा हफ्ता पढ़ते रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट देते हैं छोटी छोटी बातें, आहिस्ता 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 सीखते बंदा बढ़ रहा होता है। अब पूरा हफ्ता एक चीज पढ़ी तो बंदा कहता पता नहीं यार पूरा हफ्ता क्या पढ़ते रहे, बहुत पढ़ लिया हमने। आप एक सीटिंग में बैठ के 2 घंटे में करेंगे, वो सारा कुछ जो है वो उस कूजे में बंद हो जाएगा। आप कहोगे अच्छा यार इतना सही था बस इस हफ्ते का, तो चलो ठीक है ये तैयार हो गया, फिर अगले हफ्ते में आप और मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये वीकली आपकी रूटीन हो। अब आइंदा मैं हर वीकेंड पे कहूं या ना कहूं, आपने ये खुद से देख लेना है, हफ्ते में जो किया उसको ऐसे रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हो खुद से सोचना भी तो आना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते ना बच्चों आपको फिर इसको पक्का करने का टाइम नहीं मिलना, मैं बता रहा हूं। एक्सचेंज पे दिन लग जाएगा मंडे का, ट्यूसडे को मैं शायद चेंज एस्टिमेट करवाऊं और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना सिखा के मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे से जो है वो कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी शायद मैं किसी सवाल में जब आएगी तब करवा दूं, मैं रीवैल्यूएशन स्टार्ट करा दूंगा उम्मीद है। फिर रीवैल्यूएशन चल पड़ेगी, फिर 5-6 दिन रीवैल्यूएशन चलती रहेगी, उसके बाद फिर पीपीई का नोट बनने लग जाएगा, फिर वो नोट आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर वो मौका, ये वाला मौका दोबारा नहीं आना जो आज ये वाला मौका आपके पास है इस वीकेंड पे, तो इसको कर लीजिएगा। और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आगे तक हर टॉपिक में यूज होने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनकी रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा। 12 सवाल हैं, एक सिटिंग में बैठ के करने हैं। पास होने वाले बच्चे इंशाल्लाह करके आएंगे, बाकी जिनका इरादा नहीं है इस दफा पास करने का वो अगली बार कर लीजिएगा, ठीक है जी भाई। सवाल क्यों इग्नोर की जाती है, उसकी वजह है कि हम उसको रेट निकालते हुए कंसीडर कर लेते हैं। और हमने कल सवाल को करके भी देखा था, जब इस तरतीब से हम करते हैं डेप्रिसिएशन तो रेजिडुअल वैल्यू ही एंड पे बचती है,
ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करने का मकसद ही क्या होता था कॉस्ट में से, कि कहीं ये भी डेप्रिशिएट ना हो जाए। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो कल प्रूव कर लिया कि रेट में उसको इनबिल्ट कर लिया था, ठीक है, और फिर हर साल बुक वैल्यू पे वो रेट लगाते हैं, तो लाइफ के एंड पे बचती ही वो रेजिडुअल वैल्यू है, इसलिए माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन 36 फिर अब हम करने लगे हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, शुरू करें जी। कल हमने ये जरा रिड्यूसिंग बैलेंस वाला डिस्पोजल थोड़ा तेजी में किया था, बस यही वो गुनाह हुआ करेगा जो हम एक दिन कर लिया करेंगे और अगले दिन फिर उसकी सजा आप लोगों को पूरा लेक्चर मिला करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 14। पौधा अकाउंट 4 लाख, accumulated depreciation 1.5 लाख, addition of 30 took place on 1 March 14, an asset which was purchased on 1 May 11, costing 90 was disposed of on 30 सितंबर 14 for 12,000 only। एक एडिशन है, एक डिस्पोजल है। डेप्शन रेट इज 20%। ठीक है, एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और अक्कड़ बक्कड़ कोई तो चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन 36 है और हैंड आउट है लेक्चर 5 वाला। ठीक है, हमारा लेक्चर 6 वैसे चल रहा है, मजा नहीं आया। ओके, एसेट अकाउंट, बातें ना कर भाई, सवाल है तो मुझसे पूछ ले। एसेट अकाउंट, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, और इसको देखते ही पहला ख्याल क्या दिल में आता है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है। ठीक है ना, ये बातें रोज बोलने से पक्की हो जाती हैं, फिर जब जरूरत पड़ती हैं तब भूली होती हैं, यानी हाँ, आपने नहीं भूलने देना खुद को, ठीक है, इन बातों को। ओके, तो उसके बाद डिस्पोजल भी है। वैसे तो जब डिस्पोजल आता तब बना लेते जब जरूरत पड़ती तो, लेकिन चलें, अब चूंकि सवाल हमने पढ़ लिया है तो डिस्पोजल चूंकि है तो डिस्पोजल का अकाउंट भी बना लेते। रुपीज में करूंगा मैं आज सवाल। रुपीज इन 1000 लिखने में मुझे बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए है। आपने 1000 में किया तो बेटा कोई बात नहीं, आपका भी सही है, मेरा भी सही है। अगर ये फर्क होता तो फिर मसला होता ना। चेक भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, आप चेक कर पाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। चलें जी, शुरू करें काम, कार्रवाई का आगाज करें। करें, आज की कार्रवाई का आगाज करते हैं। 1 जनवरी 14 पे ओपनिंग बैलेंस 400 और 150, 4 लाख और 1.5 लाख। तो 1 जनवरी कौन सा? 1 जनवरी 2014 ब्रॉड डाउन 400,000। 1 जनवरी 14 ओपनिंग 150,000। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 14। तो 30,000 से एसेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 1 मार्च 14। ठीक है, नेक्स्ट एन एसेट विच वॉज खरीदा गया ऑन 1 मई 11, पुरानी बात है, कॉस्टिंग 90 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 14 हमारे साल में फॉर 12,000। डिस्पोजल आ गया, डिस्पोजल आ गया और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है। चलो छोड़ो, वो बात की बात है। पहली बात, डिस्पोजल आ गया तो सबसे पहला काम क्या कर लिया करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके।
अगर एक्यूमुलेशन अकाउंट बन रहा हो तभी ये निकालते हैं ना, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू भी बनेगा फिर ये नहीं निकालेंगे, फिर एसेट की बुक वैल्यू निकाला करेंगे, वो अलग बात है कि वर्किंग वही यूज हो जाएगी। खैर चलो तब की तब देखेंगे, वापस आते हैं जी। ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो करता हूँ ना, अगली बातें वो जरा पहले ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा होता हूँ जब मौका आए तो ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, तो डिस्पोजल है, सबसे पहले क्या कर लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाल लेते हैं, ठीक है। करें शुरू काम। आप भाई गुजारा कर लेना, डिस्पोजल अकाउंट आप जरा गुजारा कर लो है, क्योंकि हमारे अगले सवाल की वर्किंग ना यहाँ पे, अगले सवाल की तैयारी कर रहा हूँ मैं जी। वर्किंग नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। जी बच्चों डेट बताइएगा, किस दिन खरीदा था? 1/5/11 पर। कितने का खरीदा था? 90,000 का, ठीक है। हाँ रुपीज है, वर्किंग है बस, ठीक है। 31 दिसंबर 11 पर डेप्रीसिएशन करेंगे, 90,000 का 20%, लेकिन 8/12। क्यों 8/12? ओके जी, कितना आ गया बुक वैल्यू? उसके बाद मार्कर बदल के देखने दो जी। फिर 31 दिसंबर, देखो हम खड़े हैं 14 वाले साल में, ठीक है। तो 31 दिसंबर 12 पूरा डेप्रीशिएट कर देना। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है 78,000 पे 20%, लेकिन चलो अब फिलहाल मैं लिख देता हूँ 78,000 पे 20% जी। उसके बाद बुक वैल्यू, उसके बाद 31 दिसंबर 13 आया, डेप्रीसिएशन 62,400 पे लगेगी। जरूरत नहीं है लिखने की, बस ठीक है। उसके बाद बुक वैल्यू 49920। अब अलर्ट हो जाए। अलर्ट क्यों हो जाएं? क्योंकि ये 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये 1 जनवरी 14 की भी हो, क्योंकि 14 वाला साल है हमारा साल जिसमें ये एसेट बिक रहा है। तो मैंने कहा था एक काम कर लिया करो, इससे कभी भी मसला नहीं होने वाला इस पॉइंट के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे ओपनिंग बुक वैल्यू लिख लिया करो जब सवाल में ये वर्किंग कर रहे हो। पक्की आदत बना लो, ठीक है ना, कि जिस साल में हम खड़े हैं, यानी जिसमें ये एसेट बिक रहा है, एसेट बिक रहा है तो ये वर्किंग कर रहे हैं ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। तो जिस साल में ये एसेट बिक रहा है उस साल में जब पहुंचो तो बुक वैल्यू के साथ ओपनिंग डेट लिखना, ठीक है, आखिरी डेप्रिसिएशन से पहले। अब ये एसेट किस दिन बिका? 30 सितंबर 2014 पे, यानी इस 14 वाले साल में ये हमारे पास 30/9/14 तक रहा, ठीक है जी। तो 49920 इंटू 20% इंटू 9/12 इंटू 9/12 7488। बातें मत करो भाई, 47568। सर 42432 है। 42432। बेचारे ऑनलाइन वालों की आवाज़ें भी हम तक नहीं पहुंचती, हो कह रहे होने सर उन्होंने गलत बता दिया इन्होंने। आप लोग ना ध्यान करना, ध्यान से बताया करो कैलकुलेशंस जी। लिख लो वैसे यहाँ पे भी 30/9/14। क्या मुझे ये बुक वैल्यू ही चाहिए थी? हम तो निकले थे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने।
अब एक ऑप्शन है इन सबको ऐड करो, दूसरा ऑप्शन क्या है, शॉर्टकट लगाओ। कॉस्ट 90,000 है माइनस बुक वैल्यू 42432 है, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 568। ठीक है, Yes, sir. चलें जी। अब हमारे बस स्टेप्स ही रह गए हैं, उनको हमने परफॉर्म कर लेना, डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टेप 1, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दो। तो 90,000 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दो। किस दिन? स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with जाने वाले एसेट की accumulated depreciation, वो भी सारे साल की, सारी जिंदगी की। ठीक है, तो 47568 से accumulated depreciation account को डेबिट करें और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। बुलाएं यार किसी को, ये मार्कर रिफिल करवाने हैं ज़रा। 30/9/14 accumulated depreciation disposal। बुलाया जी? ठीक है जी। अब 2 स्टेप्स हो गए, डिस्पोजल को पूरा फड़का दें फिर जी। यार ये ना इनमें जरा बेहतरीन सी इंक भर खिलाओ सब में, साकिब यार। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितना कैश है? 12,000। और बैलेंस की फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे आ रही है। तो क्या होता है ये क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है? तो देखो अब ये भी याद हो गया हमें, क्योंकि हमने कभी गेन आने ही नहीं दिया कि हमें कंफ्यूजन हो, है ना? ओके चले, तो कितना लॉस है जी? 30,432। अच्छा, ये ना वैसे भी पढ़ना सिखाया था, ज़बानी गेन लॉस निकालना भी सिखाया हुआ है कि 90,000 माइनस 47,568 करो, कितना आता है? 424, यानी तकरीबन 42,000 कह लो। 42,000 वाला हमारा एसेट, एक एसेट जो हमारी किताबों में जिसकी वैल्यू 42,000 है। चुप करके बैठो यार, ठीक है ना, मत पूछा करे रकम वो, ठीक है जी। 42,000 अराउंड हमारा एसेट है जिस उसकी बुक वैल्यू है, और वो हमारा सिर्फ बिक रहा है 12,000 में। तो नफा हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया। ठीक है, ऐसे भी सीखा हमने। फिर मैंने कल आपको यूं भी सिखाया था कि डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो ये लॉस है। ठीक है ना। और वैसे हमें तो याद भी हो गया तकरीबन, मैंने कोई सवाल ऐसा आने नहीं दिया अभी तक आपके सामने जिसमें गेन आया हो, ताकि पक्का ही हो जाए आपको। फिर जब गेन आएगा एकदम से आप कहेंगे ओ डेबिट साइड पे गया, मतलब गेन होगा, ये आपको फौरन पता लगेगा इंशाल्लाह जिस दिन आएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग रह गई है। तो वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा जी, अच्छा ये लिख लूं पहले, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। जी बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, पर्चे में ये मत लिखना एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, बस फॉर्मूला वो लिख लेना नीचे, मतलब फिगर्स लिख लेना पर्चे में, ये लिख देना ऑन ओपनिंग, इनफ। वैसे भी ये वर्किंग है, ठीक है। हाँ फिर नहीं, फिर भी ना लिखो, ऑन ओपनिंग लिख दो,
नीचे बस बता दो ओपनिंग में क्या है। ओपनिंग में होते ही वही हैं जो पहले से आखिरी दिन हो, जो डिस्पोज हो जाए वहाँ से निकाल देते हैं, तो नहीं है ओपनिंग में पड़े हुए। वैसे ओपनिंग है लेकिन डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएट नहीं होंगे, बस। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मूला कुछ याद है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, बुक वैल्यू ऑफ ऑल। क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही तो दो फर्क आए थे। पहला फर्क आया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग डिटेल्ड हो गई थी। दूसरा फर्क ये आया था कि ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर रेट नहीं लग सकता, क्योंकि ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे हों, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर किसी एसेट की लाइफ का सब्सिक्वेंट ईयर हो तो रेट कॉस्ट पे नहीं लग सकता, बुक वैल्यू पे लगना होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट हर साल कॉस्ट पे लगता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो सिर्फ पहले साल रेट कॉस्ट पे लग सकता है, उसके बाद रेट कॉस्ट पे नहीं लगता, बुक वैल्यू पे लगता है। तो ओपनिंग एसेट्स का तो मतलब ही यही है कि जो पिछले साल के क्लोजिंग एसेट्स थे, यानी पहले से आ रहे हैं, तो इस साल के अंदर फिर उनकी कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। तो फिर हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लिखा था, माइनस किया था इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को। जाहिर सी बात है, अगर सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले रहे हो तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू ही माइनस करोगे। ठीक है, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, डिफरेंस ये हुआ था ना कल। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालना चाह रहे हैं, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला है, जिस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है उस दिन की कॉस्ट में से उस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब हमें चाहिए ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू, तो ओपनिंग डेट की कॉस्ट 4 लाख, ठीक है, और ओपनिंग डेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, इनको नेट करेंगे तो ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो आप डायरेक्ट 2.5 लाख लिख दो, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट 2.5 लाख लिखो, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैलकुलेटर पे करो 4 लाख माइनस 1.5 लाख, क्या आंसर आता है, बुक वैल्यू क्या आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जरा दिखाना चाह रहा होता हूँ, आपको पता है, याद रहे आपको, तो 4 लाख माइनस 1.5 लाख, बस इसको ब्रैकेट में लिखा रहने दो। ठीक है, ये क्या बन गया, ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। ये क्या है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गया। ओके, तो ये बुक वैल्यू हमने निकाली है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, और ओपनिंग डेट पे निकाली है। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, वो है 42432 499। अच्छा जी, 499, ये वर्किंग नंबर 1 से आया जी। बाकी रेट कितना, 20% है, तो आंसर 40016। ठीक हो गया जी, ये ओपनिंग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, ऑन एडिशंस है, एडिशन एक डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो 150 से माइनस हो गई है, 150 के साथ। ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स 250 आ गई। सवाल किसका है? हाँ, ये क्या है 250, ये क्या है, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू। इसी में इस डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी पड़ी है, तो कितनी है वो, तो 250 में से 4990 माइनस किया जो भी है, तो बाकी जो बचा वो एसेट सारा साल हमारे पास रहे। ये बुक वैल्यू है ना, अलग से ब्रैकेट इसलिए लगाई है। ठीक है, आपको मुश्किल लग रहा था, आप यहाँ 2.5 लाख लिखो, 2.5 लाख में से 49,920 माइनस किया हमने। ठीक है ना जी, चलें आगे। एडिशन, मेरा त्राह ही निकल गया, मैं की होया एडिशन तो जी। एडिशन 30,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू, यकम मार्च को आया था तो 10/12, 5,000। नेक्स्ट,
मसला चल रहा है कुछ बच्चों में इधर, कुछ वहाँ पे भी, हैदर के आसपास भी मसला चल रहा था, कुछ यहाँ पे भी चल रहा था। सही हो जाएगा मसला थोड़ी देर में इंशाल्लाह। जी, डिस्पोजल्स की वर्किंग दोबारा नहीं करनी। वैसे तो असूली तौर पे क्या होना चाहिए, 49,920 पर 20% लगाएं और उसको देखें कब तक रहा, तो 9 महीने तक रहा तो 9/12 करें। लेकिन ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस वर्किंग में, तो वक्त बचा लेंगे। यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस देंगे और 7488, ठीक है जी। और टोटल आ गया 504। जी बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 52504 है हमारे पास। तो जी क्लोजिंग बता दें। 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग है 340,000। जी 154,936। मुझे यूं लग रहा है मैंने पिछली क्लास में 1000 में किया था सवाल। चले ठीक है जी। कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही था, वहीं रखें, बिल्कुल सही था। ओके, कितनों की गलती हुई थी, कोई समझ आ गई है गलती? क्या गलती हुई थी हमें बताओ। ओके जी जी बेटा, ये मैंने परसों भी बात की थी। वैसे इसके साथ आप 30/9/14 ही लिख लें, लेकिन ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में तभी जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, किसी का भी सवाल आपका सवाल होता है, ठीक है। जब कोई भी स्टूडेंट आपका क्लास में सवाल करे, आप सारे काम छोड़ के उसको सुन लिया करें कि काम की बात तो नहीं। अच्छा जी, अब बताएं ये 34 करने की जरूरत है कोई? 29, 30, 31 और 32 इनका सोल्यूशन मैंने नहीं शेयर किया, मैंने जरूरत नहीं महसूस की। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, फिर भी एक नजर जरा इनको देख लें। जैसे मिसाल के तौर पे 30 है, 30 में बिल्डिंग्स गिवन है, लेकिन आगे डिफेंस और गार्डन टाउन की बिल्डिंग अलग अलग है, तो भाई अलग अलग ही बिल्डिंग के अकाउंट बनने चाहिए थे। हाँ, क्लास ऑफ एसेट एक है, ठीक है। बिल्डिंग्स चाहे गार्डन टाउन में है, चाहे गुलबर्ग में है, चाहे ये डिफेंस में है, चाहे ग्रीन टाउन में है, बिल्डिंग ही है ना, तो बिल्डिंग्स का एक लेजर बनेगा और सारी बिल्डिंग्स उसी के अंदर आएंगी, चाहे वो गार्डन टाउन वाली, चाहे वो गार्डन ग्रीन टाउन वाली, चाहे वो डिफेंस वाली है, चाहे वो बैरिया वाली है, चाहे वो गुलबर्ग वाली है, जहां पे मर्जी है बिल्डिंग, ठीक है, आप उसी एक लेजर के अंदर फेंकेंगे। इसका मतलब किसी बच्चे ने ये मल्टीपल बनाए हो, मल्टीपल नहीं, उसकी वजह से बचत सिर्फ इस वजह से होगी कि ऊपर ओपनिंग इकट्ठा दिया हुआ था, वरना आपने कुछ ना कुछ कर देना, ठीक है। अच्छा चलें, ये बात बस इसमें थी अहम। बाकी इस सवाल के अंदर तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। स्टार्ट हुआ था 2009 में काम, और ये पहले साल के एडिशन है, फिर ये ओपनिंग कुछ नहीं होना था ना पहले साल, फिर ये क्लोजिंग बनना था, फिर अगले साल में एक एडिशन बनना, वही एक एसिड का अकाउंट था, ठीक है। ऐसे ही देखें आप 31 है, 31 के अंदर भी क्या है, मशीनरी लिखा हुआ है और साथ कह रहा है जी कटिंग मशीन है या मोल्डिंग मशीन है, तो है तो मशीनरी ही ना, ठीक है। तो मशीनरी का अकाउंट एक ही बनना था और ये सारी मशीनरीज वहां पे चली जानी है, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, ठीक है। बहरहाल इसमें कोई डिस्पोजल नहीं था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे 28 जैसे, जो कि आपने कल 5 मिनट में कर लिया था, ऐसे ही है, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 37 है। पिछली क्लास वालों को मैंने 5 मिनट दिए थे, 15 मिनट में भी उनसे नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे नालायक होंगे। क्वेश्चन 37 आप लोगों ने, चलो उनके उस तजर्बे से सीखते हुए मैं आपको 7 मिनट दे देता हूं,
9:58 हुए हैं, 10:05 तक ये सवाल करना है। 2 डिस्पोजल्स हैं, कोई एडिशन नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 अक्टूबर 13 से 30 सितंबर 14 वाला साल है। लिख लो जरा ध्यान से, गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 1 अक्टूबर 13 पे, डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स हैं। एडिशन नहीं है तो एहतजाजन सवाल ही नहीं करेंगे। इस सवाल में एडिशन नहीं है, हमने नहीं सॉल्व करना है ना, नहीं है तो नहीं है। 2 डिस्पोजल्स हैं, दोनों को अलग अलग लेके चलना है। मसला इज 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मसला इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये नई चीज है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दस बज के 8 तक आपने सवाल करना है। चलो क्या याद करोगे, 9 मिनट दे दिए आप। मैं घड़ी देख रहा हूं, टिक टिक कर रही है, जल्दी करें, मैं हाइब्रिड वालों को मिल के आ रहा हूं। आप देखना रजिस्टर निकले हैं, 2-4 खुले, देख लिए मैंने, देख लिए, पकड़ लिए मैंने, पकड़ लिए वो लोग जो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कि हम तो हाइब्रिड में आते ही मौजे करने हैं। मैं कराता हूं मौजे तुम लोगों को। अकड़ वकड़ कर लूं, पहले गर्ल्स वाली क्लास में जाऊंगा या बॉयज वाली में, देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं बॉयज के हाइब्रिड में जाऊंगा, लेकिन मैं गर्ल्स वाले हाइब्रिड में आ गया। अभी भी लेजर बनना शुरू हैं। पहले कोई मूड नहीं था ना, पहले मूड नहीं होगा मेरे मुझे लग रहा है पहले मूड ही होना। कोई नहीं, सर ने कौन सा आना है यार, खैर यार ये एसी क्यों इनका यार इतना कम चलता है आप लोगों को। आप इस साइड पे बैठा करें, आप इस एसी को तेज कर दें। पहला हफ्ता हम पढ़ते हैं, क्लासों में भी आते हैं, फिर हम क्लासें पढ़ने ही छोड़ देते हैं, फिर आहिस्ता 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 करते करते हम पेपर भी नहीं देते। ऐसे बच्चे हैं ना हम, ऐसे बच्चे होंगे हम, अल्लाह ना करे। कोई है तो नहीं हम में से ऐसा बच्चा, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तुमने 2 हेडिंग्स बनाई हैं, 2 लेजर ओपन करके, मतलब फुल गोली नहीं, गोला उस्ताद के लिए कराया अभी। पहले नहीं, मूड ही को नहीं था, कर ही नहीं रहे थे। दूसरा भी गोली वाला भाई, ये भी तकरीबन ये कुछ चल रहा है काम इसका बच्चे का। इसने भी बस सुन के सर आ रहे हैं काम शुरू किया। नहीं सर पहले शुरू किया है। यार बहुत स्लो हो आप लोग यार। घर पे टेक लगा के सुकून से होमवर्क करने के यही नताइज निकलते हैं, यही नताइज। जब मैं कह के भेजता हूं इतने टाइम में करना है तो उसको उतने टाइम में करना होता है, कोई हाल नहीं जी। अब जो मैंने आपको कहा है ना संडे कल वाला लगा के 12 सवाल करोगे एक सिटिंग में, वो बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नहीं करोगे तो फिर अगली बार कर लेना। ऐसे अरवान इस बार तो फिर होना कोई नहीं। मेरी क्लास चल रही है, किधर जाओ। बच्चे ने समझा मैं वॉक कर रहा हूं, मैंने कहा मेरी क्लास चल रही है। क्या मसला चल रहा था हैदर आज यहाँ पे, क्या मसला क्या था हैं? छोटा लिख दिया मैंने? नहीं कमजोर नहीं, आज छोटा लिखा हुआ है, बताया करो ऐसी बातें।
ऐसा कह रहा था कि क्लासेस दे। तुम आगे आ जाओ, है ना, बना देता हूँ मैं, अपनी सीट पे बिठा लेता हूँ। साथ हो जाओ थोड़ा सा, एक सीट बनाओ। हो मैंने तो देखा ही नहीं रास्ते में क्या क्या कुछ गुल खिलाए जा रहे थे ये बच्चों। हाँ जो इसमें सेकंड रो में थोड़ा सा आप बैठ रहो, बस ये साथ वाले को अपने साथ करो। आप बैठ रहो भाई, बैठ रहो, कौन है आप उधर साथ ऐसे, आप रुके रहो यार, आप नहीं आगे जाना, बनने की जगह। अच्छा भाई बात सुने, ये राइटिंग आज थोड़ी छोटी हुई, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? ऑनलाइन वाले भाइयों को जरा आप जूम करके दिखा दो ये प्लीज। आमिर भाई जरा जूम इन कर दें, ठीक है? ओके चले चले वापस ले जाएं, सवाल कर रहे हैं बच्चे, सॉरी सॉरी। दस बज के 4 मिनट हो गए, मैंने क्या कहा था 10 बज के 9 मिनट तक, 10 मिनट तक कर लो, चलो डिस्काउंट फुल टाइम आज, मेहरबान हुआ हूं मैं। 10 बज के 10 मिनट तक। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं जवाब तैयार कर रहा हूं। जल्दी करो, 10:06 हो गए। मेरे ख्याल में 8-9 मिनट तो हो गए करते हैं सवाल, आप ज्यादा हो गए। है ना, दिल में हंस रहे हो हैं? नहीं आपको लगता है इस पे नंबर मिलेंगे आपको? बताओ तो, सामने रखो ना जरा इधर। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि आपने इसको ऐसे करके काट देना है और यहाँ पे दोबारा लिखना है, इसको काट के दोबारा लिखना है, काट के यहाँ दोबारा लिखना है, काट के यहाँ दोबारा। एक नंबर नहीं मिलेगा इसका अगर ओवर राइटिंग होगी तो। जल्दी से करें। ये 3000 है या 1000? 10,000 है। 30,000 है, 10,000 है। और इसके ऊपर गंद डाल दो, ऐसे 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 कर दो। काटो इसको, पूरी लाइन लगाओ, पूरी लाइन लगाओ, ऊपर क्लियर करके लिखो। ओवर राइटिंग मत किया करें भाई, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ओवर राइटिंग के नहीं नंबर मिलते। कटिंग के नंबर नहीं कटते। इसके भी नंबर कटेंगे क्या? ऐसे कटिंग के नंबर कटते ही नहीं है, कटिंग का कोई नंबर नहीं कटेगा। साफ सुथरी सी लाइन लगाओ, कोई गलती हो जाए तो। ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं, ओवर राइटिंग के। 1 मिनट दो बस। अब भाई बस कर दो, कोई है जिसने कर लिया सवाल? 1 2
हाइब्रिड में, एक मिनट, हाइब्रिड में कोई कर चुका हो? मुझे कोई हाल नजर नहीं आया था, वैसे किसी ने किया हो? कोई कर चुका हो? हाथ खड़ा करें। गर्ल्स, बॉयज, कोई नहीं, कोई नहीं है ही नहीं, बस 2 बच्चे हैं इस क्लास में भी। ये जैसे तुम जज्बे से कर रहे हो ना सवाल, बस ये चाहिए, यहां पे पहुंचाना है। अभी भी तुम ये 2 तरह के बॉल पॉइंट यूज करना छोड़ दो ना प्रैक्टिस करते हुए, तो स्पीड और अच्छी है। क्लास वर्क वाला सवाल है जो मैं करवा रहा हूं नोट करते, वो उसको फूल बूटे लगा लिया करो, लेकिन जब भी कभी प्रैक्टिस करो अपने आप को टाइम बाउंड करके करो। 10:09 हुआ चाहते हैं। अफ्तारी में अभी बहुत टाइम है। अफ्तारी में अभी 1 क्लास और 2 नमाजें रहती हैं। मेरी क्लास तो है ना, हमारी तो है ना। और चलो बस करो, ऐसे ही उन लोगों ने किया था। तो मैं भी करूंगा अभी 2 वर्किंग्स। मैं तो भाई लाइनें लगा लगा के थक गया, मिटा मिटा के फिर लगाता हूँ लाइनें, फिर मिटाता हूँ, फिर लगाता हूँ, काम भी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ही बता दो मुझे कौन सा है। हैंड आउट लेक्चर 5 6 का है। मजा आया इतनी मेहनत करके, एंड पे सवाल गलत हो जाए। ओए होए होए। अब कितने बच्चे कर चुके? 7-8 बच्चे। हाइब्रिड में 1, गर्ल्स में हो गया 1-2 बच्चों का। चलिए, अब ये लास्ट मिनट चल रहा है, अब होगा या नहीं होगा फिर सबको अब रुकना पड़ेगा। कैलकुलेटर लेकर आते ना तो इतनी देर में सवाल हो गया होता। पिछले लेके आता ना तो तुम्हारा सवाल भी सही हो जाता, उसका भी सही हो जाता। टाइम इज अप। कितने बच्चे कर चुके? क्या तो फिर अब राल बिल कर दें पैन, फिर बस कर दें जी। अब मिलकर करते हैं ये सवाल। यस ऑफ कोर्स। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 अक्टूबर 13। साल भी इस तरह से लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। 1 अक्टूबर 13 पर ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का कितना है? 30,000। 1 अक्टूबर 13 एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग 12,000। कोई एडिशन कोई नहीं। डिस्पोजल्स 2 हैं। जैसे ही डिस्पोजल्स को देखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ख्याल आ गया फौरन, लेकिन साथ ही नजर पड़ी 10% WDV पे, तो दिल भी बैठ सा गया कि अब
वो शॉर्टकट भी अवेलेबल नहीं है कि फटाफट कर लेंगे, अब तो हमें डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चल तो कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। किस दिन खरीदा हमने इस एसेट को? यकम मार्च 11 को खरीदा था, 31 दिसंबर 13 तो हमारा साल ही नहीं है। हमारा साल है, ये हमारे साल में बिक रहा है भाई। बस कर दो ना, अब खुद नोट करना, बस कर दो, अब डिस्कशन शुरू होगी। यकम अक्टूबर 13 से 30 सितंबर 14 हमारा साल है, तो फिर 31 दिसंबर 13 इसके दरमियान में तो आता है, मतलब ये डिस्पोजल हमारे साल का ही है। ठीक है, चले तो किस दिन खरीदा था जी? यकम मार्च 11 पर। कॉस्ट कितनी दी? 10,000। ठीक है, फिर 31 दिसंबर नहीं है ईयर एंड, 30 सितंबर है, तो पहला ईयर एंड इसकी जिंदगी में आया होगा 30 सितंबर 11 पे। 30 सितंबर, अब कोई नोट ना करे प्लीज, 11 पर लिखना छोड़ दें अब बस। कितने परसेंट है जी? 10% इंटू 7/12 कह रहे हैं जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ्स। ठीक है जी, तो 10,000 का की डेप्रिसिएशन कितनी? 580.3 आप अपने पास रखो। ठीक है, उसके बाद जी बुक वैल्यू बताएं। 9417। ओके, सॉरी 9417। अच्छा, अब इधर देखिएगा जी, 30/9/12 आया, डेप्रीसिएशन है। आपको पता है ना बुक वैल्यू पे रेट लगना है, रेट भी पता है, बुक वैल्यू भी पता है, तो क्यों टाइम जाया करना लिख कर? ये अब मैं बता रहा हूं कैसे जल्दी हो सकता था ये सवाल। ठीक है ना, बोलो। यहां पे 9417 इंटू 10% लिखने की बजाय डायरेक्ट कर दें। और अगली बात, मैं तो कहता हूं इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी शायद। 941.7 डेप्रिसिएशन आनी थी, तो मैं 942 कर देता हूं। टाइम बच रहा नहीं बच रहा? ये प्रैक्टिस से ही आती हैं चीजें जी। 8475। 30/9/14 वाला हमारा साल है। उससे पहले जरा रुक के ब्रेक लगा के कुछ रेड मार्कर निकाल के लिखेंगे। ठीक है ना, तब तक तो डेप्रिसिएशन है। फिर डेप्रिसिएशन है जी, अब 847.5 आनी है ना, 10% जी। बुक वैल्यू 7627, और ये 30/9/13 की बुक वैल्यू है, जिसको हम यकम अक्टूबर 13 की बुक वैल्यू भी कहते हैं। 30 सितंबर 14 पे ईयर एंड होना है। ठीक है, क्या मसला है देख लो इधर, इनको समझाओ यार दोनों को। हाँ, इन दोनों को समझा दो, समझा दो इनको। ओके, अब हमारा साल शुरू हुआ यकम अक्टूबर 13 पे, और इस साल में 31 दिसंबर 13 पे ये एसिड बिक गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 3 साल जी। 31 दिसंबर 13, ऐसे ही है ना। डेप्रीसिएशन अब यहां पे वर्किंग शो कर दो, 7627 इंटू 10% इंटू 3/12, 191। बुक वैल्यू 7436। ठीक है जी, लेकिन हम तो चले थे बुक वैल्यू निकालने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट ये मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको पक्का बताऊंगा दोबारा से कि ये वाली 31 दिसंबर वाली बुक वैल्यू नहीं यहां पे माइनस करनी होती, बल्कि ओपनिंग डेट वाली करनी होती। ठीक है ना, वरना बुक वैल्यू पे डेट ना भी लिखते तो काम चल जाता। बहरहाल मैं टाइम बचाने की बातें कर रहा हूं अब सिर्फ। 10,000 माइनस 7436 बराबर होता है 2564। दिस इज accumulated depreciation of disposal number 1। जल्दी हो जाता है ना ऐसे काम। ठीक है, वर्किंग है ना भाई, वर्किंग है, वर्किंग के अंदर एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरे को भी ले लो भाई, accumulated
डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। यकम फरवरी 10 को ये खरीदा था हमने 4000 का। तो शुरू कर देते हैं जी। यकम फरवरी 10, कॉस्ट है 4000। उसके बाद 30 सितंबर 10 इसकी जिंदगी में पहली बार आया। डेप्रीसिएशन 4000 पर 10% लगाया और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8 महीने 8/12 आ गया जी। 4000 में से माइनस क्या करोगे? 267 जी। बुक वैल्यू 3733। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 30/9/11 पर डेप्रीसिएशन निकालोगे। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं जी। 373, मैं तो कैलकुलेटर भी नहीं यूज कर रहा, टाइम बचा रहा हूं जी। 3360। 30/9/12 आया। डेप्रीसिएशन 336 लेंगे। बुक वैल्यू 3024 आ गई। 30/9/13 डेप्रीसिएशन 302 आएगी। बुक वैल्यू 2722। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक वैल्यू है क्योंकि ये पिछले साल के आखिरी दिन की है, या यूं कह लें हमारे साल के पहले दिन की भी यही है। ठीक है। तो यकम अक्टूबर 13 बेटा 13 साल का पहला दिन ओपनिंग। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देख लेते हैं एसेट बिका किस दिन। डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 14। 31 मार्च 14 भी हमारे साल में फॉल करता है। ठीक है। तो 31 मार्च 14 पर डेप्रीसिएशन लेनी है तो 2722 इंटू 10% इंटू 6/12। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6/12 जी। कितना? 136.1 वाले भाई, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे। बुक वैल्यू 2586। लेकिन हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड, तो वो अगले स्टेप में निकाल देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकलेगी 4000 कॉस्ट है माइनस 2586 वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ गई। ठीक है जी। चलें, अब तो रह गया बस स्टेप्स को फॉलो करना। फिगर तो निकल चुकी है, मुश्किल बस टाइम बस इसी में ही लगता है, तो वो हमने लगा लिया। ठीक है। तो शुरू करें जी। पहला डिस्पोजल। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट को फिर डेबिट कर लें। ये आप क्विकली करने वाले काम है। ठीक है। किस दिन बेचा है इसको हमने? 31 दिसंबर 13। स्टेप 2, डेबिट करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को इस एसिड की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। कितनी है जी? 2564। तो क्रेडिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट को। ठीक है।
स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना कैश आया जी? 2000। कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 2000 से। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। किस तरफ? इसी तरफ आ रहा है, माशाअल्लाह जी। 5436। अरे दोस्त बुलाना इसको। अपनी दुनिया में मगन रहते हो, यहां मैं कुछ कर रहा होता हूं, तुम कुछ कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो इस वक्त हैं? यहां पे डेट क्यों नहीं लिखी है हमने, पता है? जरूरत नहीं है, लिखनी हो तो कौन सी लिखेंगे? 31/12 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस जाएगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके अंदर, तब, ठीक है। अपनी दुनिया मगन ना रहा करो, मेरे साथ साथ नोट किया करो, चीजें समझा करो, ठीक है। ओके, स्टेप डिस्पोजल नंबर 2। एक और डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं जी। भाई शक ना करें, रहा वो पढ़ ही था, कुछ चीज लिख रहा था या पढ़ रहा था, ठीक है ना। आप क्या समझ रहे हैं कहीं और खोया हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। स्टेप 1 हम जाने वाले एसेट की कॉस्ट को यानी 4000 को, जी बेटा क्वेश्चन करें। अच्छा, आपकी आवाज चूंकि नहीं आ रही इसलिए मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, जरा ये पूरा कर लेने दें मुझे, मैं आता हूं बस 1 मिनट में, बस अब पूरा करके ही आता हूं, ठीक है जी। स्टेप 1 ये पूरा होने दें, फिर मैं आ रहा हूं। 4000 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें, डिस्पोजल अकाउंट को, छोटा सा काम है बस फटाफट कर लेना जरा जी। यहाँ पे एसेट 31 मार्च 14, यहाँ पे डिस्पोजल 31 मार्च 14, ठीक है जी। फिर स्टेप 2 इस एसेट की एक सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट कर दो 1414 और उसे क्रेडिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट में। वर्किंग 2 से आया। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1000 से 1586 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। कुछ तसल्ली हुई है? कल वाला काम जो जल्दी करके गए थे उससे बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, क्या रह गया जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। भाई ये माइक जिनके पास अब है गर्ल्स हाइब्रिड में, जरा ऑन करके बोल के देखें, आवाज आ रही है आपकी? आप ही ऑन करके देखें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा ये बच्चे को भी दे दें। एड्डे जोर का सलाम तुसी कर लिया थे, सवाल दी बारी चलिया को नहीं ताड़ा माइक। क्या करना है ऐसे माइक दा? मैं जी बेटा बोले बस बस हैं? ओके बेटा मैं आ रहा हूं, ठीक है, सवाल पूरा करने दें मुझे जी, जल्दी बोलें। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, इसमें चूंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये आप उमैर साहब को बुला लीजिए जरा इतनी देर में, ठीक है जी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालेंगे। अब तो याद होगी बात, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं जो एंड पे तेजी में होगा अगले दिन उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फायदा होता है आपकी तरफ चीज फेंकने से, आप सोच के आते हैं जरा एक दिन। आप तो संडे भी आ रहा है एक्सचेंज, सड़कों पे चलते हुए एसेट आपको एक्सचेंज होते नजर आएंगे, ठीक है। ये भाई इसके साथ ये एसेट एक्सचेंज कर ले, तो थोड़ा सोचते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करना है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकलेगा? बोलो।
ये ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल माइनस कर दें। 30,000 माइनस 12,000। आपका दिल करे तो, वरना वही कंफ्यूजन ना हो, आपका दिल करे तो डायरेक्ट लिख दो 18,000 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। दिल करे तो ऐसे कर लो, ठीक है। या चाहो तो यहां बुक वैल्यू शो भी कर सकते हो आप। कैलकुलेशन कैसे हुई? 30,000 माइनस 12,000। तो इसका जो आंसर है ना 18,000, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने अभी निकाली है क्या? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। ठीक हो गया। अब इसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है, लेकिन जिस दिन की ये बुक वैल्यू है डिस्पोजल्स की भी इसी दिन की बुक वैल्यू माइनस करना। ये किस दिन की बुक वैल्यू है? यकम अक्टूबर 13 की। तो फिर डिस्पोजल्स की भी यकम अक्टूबर 13 की जो है वो बुक वैल्यू माइनस करनी है। और यकम अक्टूबर 13 इसलिए हमने यहां पे लिख लिया था 2722 यहां पे आप लिख दो, एग्जामिनर को बता दो ये वर्किंग 1 और ये वर्किंग 2 से हमने निकाला है, ठीक है जी। इंटू 10%। बताओ 7, ठीक है। कंफर्टेबल हो गया और थोड़ा सा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी। स्ट्रेट लाइन से हो कंफर्टेबल या वो भूल गया है? भूल गया है। वो तो ज्यादा आसान था, ठीक है ना। उसमें तो यहां पे इतनी डिटेल वर्किंग भी नहीं होती थी। सारे एसेट्स की कॉस्ट वर्क एसेट अकाउंट में से मिल जाती थी। डिस्पोजल की कॉस्ट भी सवाल में होती थी। वो तो ज्यादा आसान था, ठीक है। ये मुश्किल है, मुश्किल। एडिशन है कोई? चलो अब लिखा हुआ है तो पर्चे में लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि आप पहले लिखो फिर जीरो डालो, बस फॉर्मेट बना होता। चलो मैं लिख देता हूं। डिस्पोजल्स 2 हैं। अब वैसे तो ज़हन में वही चलता है कि इस 7627 को यहां लाओ 10% और 3/12 करो। इस 2722 को यहां लाओ 10% और 6/12 करो। लेकिन ये काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो वक्त जाया पर्चे में, एक सेकंड पर्चे में कीमती होता है, ठीक है। तो आप वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2 से ये आखिरी डेप्रिसिएशन उठा सकते हैं। 191, 136, 1092। क्या है कि डर गए बच्चे को, और भी बता देना। 1092 है, ठीक है जी। एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यार मत रोजे से मेरे सब्र का इम्तिहान लिया करो, बोले जाते हैं कुछ बच्चे। तो 30 सितंबर 2014 पर कैरी डाउन कितना आया? 16,000, 16,000। और 30 सितंबर 2014 पर 9,114। ठीक है, देख लें कुछ नोट करना है तो जल्दी से। भाईजान आप रहने दें, मैं खुद ही आ रहा हूं उधर। मैं अब मजीद ट्राई नहीं कर सकता, इस क्लास के बाद इसको ट्राई करें। वैसे उस स्टूडेंट को बाद में दीजिएगा। आवाज भाईजान यहां से आती है, बच्चे के पास माइक जाता है वहां पे आवाज नहीं आती है, तो फिर फायदा तो कोई नहीं है ना। बच्चा उठ के माइक के पास तो नहीं आ सकता। जी बेटा क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। आपका पहला दिन है। मैंने ये बताया था कि डिस्पोजल अकाउंट इकट्ठा जितने मर्जी इकट्ठा बन सकता है, लेकिन आपने इकट्ठा नहीं बनाना, आप लोगों ने अलग अलग बनाना है। जितने डिस्पोजल्स हो उतने डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। ये क्लास से पहले चेक करना है, कल की क्लास से पहले। ओ भाई साहब मेरी क्लास चल रही है। हाँ भाई समझ आया। अच्छा राइटिंग भी समझ आ रही है एंड वालों? छोटी तो नहीं होगी राइटिंग थोड़ी सी?
बस गुजारा ही है दुनिया तो भाई, गुजारे की ही जगह है दुनिया। आमिर भाई आप एक बार जरा जूम भी कर दें, हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चों को ना नजर आ रही हो कोई चीज। है पता नहीं कहाँ है, साकिब के पास आए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तारीख का टाइम हो जाए फिर भी ठीक हो जाएगी, कोई कराए या ना कराए। ले आए जी कैमरा। 38 क्वेश्चन होमवर्क लिखा हुआ है, कर लोगे? फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन यकम जनवरी 20। एसेट अकाउंट, accumulated depreciation account. An asset costing 10 is added on Yakam March 10. Further, an asset which was purchased on Yakam April 8 costing 20 is disposed of on 30 June 10 for 10,000 only. Depreciation rate is, ठीक है, तो ये तो उल्टा आसानी होगी, दिल तो यही था। कर लो तुम लोग, कर लो, करते हैं हमने क्या करना है, पढ़ के छोड़ो, चलो छोड़ो दे, पहले कर लें बादशाह, जरा बाहर ही चले जाए, मैं तो कहता हूँ। हाँ बात सुनो, बाहर चले जाओ, इसको साथ ले जाओ, 2 मिनट नहीं, 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल बाहर रहो, जाओ जाके करो बात, जाओ जाओ मेरे चांद, जाओ जाओ, नहीं जाना, कर लो बातें, 2 मिनट नहीं मांगे तुमने, चुप कर जाओ, चुप। अच्छा जी, सिंपल क्वेश्चन, मेरा दिल यही था असल में कि मैं दूसरा भी आपसे करवाऊंगा क्लास में ही सवाल, लेकिन बस पिछली क्लास वालों ने ऐसे ही टाइम लगाया जैसे आपने लगाया, ठीक है, तो इस वजह से फिर ये मैंने होमवर्क में कर दिया, सवाल कर लेना है आपने, ठीक है, इसीलिए मैंने ये डिब्बा भी लगाया हुआ। डिब्बा कौन सा सवाल है जो संडे में आपने एक सीटिंग के अंदर करना है? यार ये एसी तो तेज करवा दें काइंडली। अच्छा जी, हमने डिस्पोजल ऑफ एसेट पढ़ा है थ्रू सेल। ये एक नॉर्मल मोड ऑफ डिस्पोजल होता है कि एसेट डिस्पोजल का मतलब वैसे होता क्या है? डी रिकग्निशन, यानी किताबों से निकाल देना एसेट को, यानी जब एसेट हमसे, हमारे बिजनेस से चला जाए, हमसे जुदा हो जाए, तो हम उसको अपनी किताबों से डी रिकग्नाइज कर देते हैं। जैसे एसेट के आने पर हम उसे रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करते हैं, यानी एसेट डेबिट करते हैं। ऐसे ही जब वो एसेट बिजनेस से चला जाता है तो हम उसके जाने पर उसको डी रिकग्नाइज करते हैं, यानी क्रेडिट किया था, ठीक है। अब एसेट के बिजनेस से जाने का रास्ता क्या सिर्फ सेल ही है? आग लगी, जल गया, सैलाब आया, बह गया, जलजला आया, धंस गया, भाई आया तो चोरी हो गया, ओनर पर्सनल यूज के लिए कह रहा है भाई ले गया, बिल्कुल बिजनेस से तो गया। तो बिजनेस से एसेट किसी भी शक्ल में जाए, डी रिकग्निशन जरूरी है, यानी डिस्पोजल का रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मल मोड के अंदर क्या होता है अगर जो है वो एसेट बिके, तो यानी अगर एसेट थ्रू सेल बिके, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री सीखी है, जरा बताना पसंद करेंगे? ये ना कहना नहीं, ये ना कहना नहीं जी। एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं एसेट की कॉस्ट से। फिर स्टेप 2 में क्या कहा था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं इस जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप 3 कैश आना रिकॉर्ड करते हैं।
स्टेप 4 में गेन या लॉस आता है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेन आने ही नहीं दिया किसी सवाल में, तो कह सकते हैं कि लॉस डेबिट साइड पे आता होता है, ठीक है ना? ओके अच्छा, ये नहीं कि होता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर पर्चे में गेन है आपको नहीं, ये तो होते ही सवाल ही गलत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। ओके अच्छा जी, ये क्या था जी? डिस्पोजल थ्रू सेल, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या एसिड क्रेडिट नहीं करेंगे? एसिड तो आज भी क्रेडिट होगा। देखो, जल गया तो हमसे तो गया, बह गया तो हमसे तो गया, हमसे तो गया, बिककर भी था, तो हमसे गया तो एसिड क्रेडिट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत मुश्किल एंट्री है ये, समझ कोई नहीं आनी, है ना? बहुत आसान काम है। देखो जरा, एसिड अकाउंट क्रेडिट हो गया अगर एसिड जल गया या बह गया या जो भी है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मली डिस्पोज हुआ, इन डिस्ट्रक्शन वगैरह को होगी, तबाह दे जानो, तो एसिड अकाउंट क्रेडिट हो गया उस एसिड की कॉस्ट से, ठीक है। और जब वो एसिड अकाउंट में से एसिड निकल जाता है तो फिर उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से भी निकाल देते हैं हम। एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकाल दी और उसकी रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल दी। इनको ले जाकर फिर हम कंपेयर करते हैं, कभी जर्नल एंट्री में और गेन लॉस निकालते हैं, कभी डिस्पोजल अकाउंट में फेंक के गेन लॉस निकालते हैं। लेकिन एसेट बिजनेस से निकल गया तो उसकी कॉस्ट भी निकाल देनी है और उसकी जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी है वो भी निकाल देनी। तो चाहे एसेट बिककर हमसे जुदा हो, चाहे जलकर या चोरी होकर या तबाह होकर हमसे जुदा हो, ये दोनों एंट्रीज, ये दोनों स्टेप्स सेम रहने हैं। एसेट अकाउंट ने क्रेडिट होना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ने डेबिट होना है जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बात तो ऐसे एक ही हुई, खैर चलें, ठीक है। मैंने कहा जरा कुछ तो गलत कराऊं, इतनी देर से सही सही बोल रहे हैं। तो स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, डिस्ट्रक्शन होगी मिसाल के तौर पे और वो ढांचा सा बच गया है लोहे का, कबाड़िए को दे के भी तो पैसे आ सकते हैं। तुम ऐसे कितने श्योर कैसे थे कि कैश आ ही नहीं सकता? आग लग गई तो भाई कह रहा है स्वाह हो गया तो अच्छा सुनो, मैं यहाँ पे कैश डेबिट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने कबाड़िए को बेचना है। ये भाई कहता है सर ऐसी आग लगी कि तबाह दे और स्वाह दे, कुछ नहीं बचा, खाक हो गया, हवा चली, खाक भी उड़ गई, हमें वो भी सुरमा बनाने के लिए नहीं मिली। अब क्या करूं? तो भाई बस फिर कैश जीरो कर देना, इतनी लड़ाई की क्या बात है? तुम्हारे लिए भी यही बात है, ठीक है। चोरी हो गया ना तो चोर पैसे तो नहीं दे के जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या करना? कैश को जीरो कर देना, ठीक है। और सही है, तो ये तो कैश तो हो जाएगा जीरो ऐसी सूरत में, लेकिन मैं इसको भी जीरो नहीं कर रहा, मैं इसको भी ये लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है। मैंने तो कबाड़िए को बेचा था ना, चाहे मलबा ही बेचा है, मुझे तो पैसे मिले हैं। अब आपकी किस्मत है फलां बंदा जी अमरूद कोला जी कीड़ा निकल आया, कोई नहीं, थोड़ी देर पहले एक भाई का मोटरसाइकिल निकलिया, किस्मत की बात है जी। तो ऐसे ही किस्मत की बात है, मुझे पैसे मिल गए, आपको दुआ आपको सुआ है, तो ये तो चलता है, किस्मत की बात है, ठीक है। तो यहां पर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो वाहिद फर्क आता है ना एबनॉर्मल डिस्पोजल में यानी डिस्ट्रक्शन के केस में, वो है इंश्योरेंस कंपनी का इंटरवीनिंग रोल जो होता है। यानी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अपने एसेट्स को ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस के अगेंस्ट इंश्योर करवा देती हैं, कोई हादसा ना हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फिर इस चीज की जो है वो गारंटी कर देती है कि अगर कोई नुकसान होगा तो हम उसको भर देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है कि हमने एसेट की, ऑर्गेनाइजेशन ने, एंटिटी ने एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई है और अब डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इंश्योरेंस वालों को आप फोन करोगे, कहोगे सड़ गया जे, आ जाओ सीधे तुम पैसे जिसन आज तुसी करो हलाल आके, आना पता नहीं वो हलाल है या नहीं, खैर चलें,
तो आपने इंश्योरेंस वालों को फोन किया, इंश्योरेंस वालों ने कहा क्या हुआ, आपने कहा प्लांट जल गया, उन्होंने कहा अच्छा आ रहे हैं, वो साथ पैसे भी लेते आए, उन्होंने आके देखा प्लांट जल गया, उन्होंने कहा ये पकड़ो पैसे, क्या है ये पकड़ो पैसे। अब ऐसी सूरत में इस एंट्री में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। कैश चाहे बशीर कबाड़िया दे, चाहे EFU लाइफ इंश्योरेंस, वो कौन से वाले थेफ्ट इंश्योरेंस वाले दें, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे जेब में तो कैश आया है, ठीक है, समझिए बात। तो अगर कैश आ गया है तो इंश्योरेंस कंपनी का होना ना होना भी इररेलेवेंट है। हमने बाहर बेच के किसी से कैश लिया था या हमने इंश्योरेंस वालों से कैश ले लिया है, एसेट भी क्रेडिट होना है, बेटा इधर देखो ध्यान से, एसेट भी क्रेडिट होना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होना है। कैश अगर इंश्योरेंस वालों ने दे दिया है तो वो कैश ही डेबिट होना है। इंश्योरेंस वालों से नहीं मिला, कहीं और से मिल रहा था, नॉर्मल सेल में बाहर बेच के भी तो पैसे आते ही थे, यहां पे जल गया है तो इंश्योरेंस वालों ने तो पैसे ही दिए हैं। तो अगर कैश आ जाए तो 100% इंश्योरेंस, इंश्योर्ड भी था, इंश्योर्ड था, लिखता है सवाल लिखता है कि इंश्योरेंस कवर भी था, इंश्योर्ड भी था, इंश्योरेंस वालों ने पैसे भी दे दिए हैं, तो हमारी दोनों एंट्रीज में कोई जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, अज्यूम क्या करना है, अब नॉर्मल केस के अंदर तो वैसे ही लॉस ही होता है, इतने पैसे इंश्योरेंस वाले नहीं देते कि आपको गेन हो जाए, वरना तो आपको हर फैक्ट्री के अंदर कुछ अरसे बाद आग लगी हुई नजर आए, पता लगे जी ये गेन कमाने के चक्कर में इन्होंने फैक्ट्री को आग लगा दी, इंश्योरेंस वाले ज्यादा पैसे देंगे और फिर गेन आ जाएगा, है ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम आपका लॉस कवर कर देते हैं। बहरहाल सवाल में एंट्री करोगे बैलेंसिंग ही निकालना, कभी गेन आ जाए तो उसके गले ना पड़ जाना, लेकिन मैं वैसे आपको लॉजिकली जो बात बता रहा हूं वो यही है कि एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो, एबनॉर्मल लॉस के केस के अंदर इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम लॉस ही कवर करते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, लॉजिकल जो होती है बात, लेकिन कभी सवाल में डाटा ऐसा आ जाए कि गेन निकल आए तो चुप करके निकाल देना, कोई मसला नहीं। मैं ये तो अर्ज कर रहा हूं फिलहाल, अभी तक तो कोई नहीं है, ठीक है, फिलहाल 1% भी फर्क नहीं है। क्यों? पैसे इंश्योरेंस वालों ने भी दे दिए, बाहर बेचते तो कहीं से मिलने थे, यहां पे इंश्योरेंस वालों ने दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा फर्क आता है, वो ये आ सकता है कि जब हमने फोन किया ना इंश्योरेंस वाले भाई गया, हम सुबह उठे तो किले के ऊपर बंधा ही नहीं हुआ था हमारा एसेट, कोई खोल के ले गया, चोरी हो गया, ठीक है, तो एसेट नहीं खड़ा, तो वो कहेंगे अच्छा हम आ रहे हैं, वो आएंगे आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बाकी एसेट नजर नहीं आ रहा, आसपास देखेंगे, या जल गया तो उसकी बाकियात को देखेंगे, उसके बाद वो कहेंगे ठीक है जी हमने रिपोर्ट बना ली है, आप 3 महीने बाद आके ये पैसे हमसे ले लेना। अब आएगा डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या आएगा? अब कैश नहीं आया, बल्कि कैश की बजाय एक वादा आया है, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है, इंश्योरेंस वालों ने एक्नॉलेज मान लिया है, लेकिन अभी कैश दिया नहीं है। तो अगर कैश दिया नहीं है तो फिर रिसीवेबल है, इसका नाम होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो ये फर्क आ सकता है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, सिर्फ रिसीवेबल का नाम ही फर्क पड़ना है, वरना बेच तो ये एसेट भी उधार पे सकते हैं, नहीं बेच सकते उधार पे। आपने डिस्पोजल पहली बार पढ़ा है, लेकिन क्या एक्रूअल भी नहीं पढ़ा हुआ? आप चीजें उधार पे बेचते थे, एंट्री करते थे बचपन में, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर जब पैसे आ जाते थे तो क्या एंट्री करते थे? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ऐसा ही है, यहां पे भी आपने सेल किया एसेट, तो जिसने खरीदा उसने कहा भाई मैं 1 महीने तक पैसे दे दूंगा, आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, जाओ ले जाओ एसेट। तो उस सूरत के अंदर यहां पे भी क्या आ जाता? रिसीवेबल, ठीक है। तो कैश या रिसीवेबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये लिखा नहीं जाता, एंट्री बचपन में बच्चों को सिखाते हुए पहली बार जब सीख गए उसके बाद सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। सवाल में कैश आ जाया करेगा तो कैश डेबिट, और अगर कैश नहीं आया करेगा, एसेट बिक गया तो रिसीवेबल डेबिट, फिर जब कैश आ जाएगा तो रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश को उस वक्त डेबिट कर लेना। तो एंट्री में भी डेबिट ही देगी जी, रिसीवेबल बढ़ा है तो एंट्री डेबिट ही होती है। हां, फर्क ये होगा कि अगर बैलेंस शीट बन जाए, रिसीवेबल के पैसे, रिसीवेबल के रिसीव होने से पहले बैलेंस शीट बन जाए, तो करंट एसेट्स में ये लिखा होगा रिसीवेबल फॉर नॉन करंट एसेट, जो भी बेचा होगा आप बैलेंस शीट में नजर आएगा करंट एसेट्स में। बात समझ आई है? जबकि कैश अगर आ जाता है तो वो कैश के लेजर में वैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग पड़े, वो ओपनिंग डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग करके वो क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही उसके अंदर इंपैक्ट आया होता है। तो ये हो सकता है। ऐसे ही
यहां पर भी 100% सेम सिनेरियो है। अगर इंश्योरेंस वाले पैसे दे दें तो कैश डेबिट, नहीं दे तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट कर लेना है। अब अगर ईयर एंड से पहले पैसे नहीं आते तो करंट एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नाम का एक करंट एसेट पड़ा होगा, और जब पैसे आ जाएंगे तो ये रिसीवेबल को खत्म कर देना, क्रेडिट कर देना, और कैश को डेबिट कर लेना। वो सही है। इसका मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। तो डिस्पोजल थ्रू सेल हो या चाहे थ्रू डिस्ट्रक्शन हो, अब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो, इन दोनों की एंट्री में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो फर्क पड़ सकता है वो मैंने बता दिया है। वो यही है कि इंश्योरेंस क्लेम वाले पैसे, इंश्योरेंस वाले पैसे दे ना, सिर्फ मान लें। तो मान लेंगे तो रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे हम, कैश नहीं है। ठीक है, ओके जी। अब आज की तीसरी और आखिरी बात है, फिर छुट्टी करते हैं, वो है एक्सचेंज। ऐसी तेज हो है ना, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हो गई है। ठीक है, हाँ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है, एक आम आदमी भी इसको, मैंगो मैन भी इसको समझ सकता है ट्रांजैक्शन को। इसीलिए तो मैं जाते जाते 5 मिनट में करवा रहा हूँ ये, फिर इसकी अकाउंटिंग इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज मैं इसकी जर्नल एंट्री सिखा दूंगा आपको, एक सवाल में सिखा दूंगा, दूसरे सवाल में होमवर्क दे दूंगा, फिर मंडे को इंशाल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे। और फिर मंडे को उम्मीद तो है सारी क्लास इसके ऊपर लगाएंगे। तकरीबन 60-75% लेक्चर जो है वो इसी एक्सचेंज पे लग जाएगा। फिर एंड पे फिर कोई नया काम हमने आपको पता है करना है परसों के लिए, यानी अगले दिन के लिए, तो एंड पे करते होते हैं। ठीक है ना, तो इससे परेशान नहीं होना। डिस्पोजल कल जाते, अब तो यकीन आ ही गया होना है, तो हफ्ता हो गया मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस वाला कल ऐसे जाते जाते बस 5 मिनट में हो गया। तो उसका क्या मतलब है? बस कहानी खत्म हो गई? नहीं, उसका मतलब यह कि मुसीबत अब शुरू हुई, आज सारा दिन उसी पे लग गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से एक्सचेंज के ऊपर पूरा लेक्चर लगना है। लेकिन आप सोचना शुरू कर दें, 1.5 दिन 1 दिन जो होता है उसमें सोचते रहें कम से कम कि हाँ यार ऐसी कोई चीज़ भी चल रही है, उससे ज़रा बहुत फ़ायदा हो जाता है। थोड़ा सा आपका दिमाग एडवांस में सोचने का आदी हो रहा होता है। पर्चे में यही होता है, पर्चे में करवाए हुए सवाल थोड़े ही आने हैं, उन जैसे कॉन्सेप्ट यूज होकर नए सवाल बनने हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक्सचेंज क्या है? मैंने कहा मैंगो मैन भी ये ट्रांजैक्शन समझता है, कोई मैंगो मैन, कोई आम आदमी। ठीक है, जेब में उसके मोबाइल है, बल्कि ये सवाल के अंदर भी यही है। हमारी क्लास में कासिम है? कासिम कोई नहीं है, ये क्लास में नहीं है तो ये सवाल में है। जी बच्चों, मिस्टर कासिम ओन्स अ नोकिया 3310 विच ही परचेज ऑन 1/4/12 फॉर 3000। ऑन यकम जनवरी 14 ही वेंट टू अ फीस सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी। सही बात। ही सेड, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। साथ ही ऐसे करके देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल को, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था 50,000 का। उसने कहा मसले ही कोई नहीं, अपना 3310 दूंगा, थोड़े बहुत पैसे ऊपर दे के ये ले जाऊंगा। ठीक है, तो इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू, इजी नहीं लेना कासिम को, हाँ आप इजी ले रहे हो। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन। तो कहानी कुछ ऐसी है जी, ये है, नजर नहीं आ रहा ना ये क्या है? ये तकरीबन मैंने 3310, ओह इतना प्यारा बन गया है, 3310 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लो भाई ये बटन लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। और कैमरा नहीं होता 3310 में, होता है अब आजकल। ठीक है जी, ये है सैमसंग गैलेक्सी या जो भी है, आईफोन है, ओप्पो है, जो भी है, जो भी है। अब ये ओल्ड मोबाइल है,
जो कि बीमार भी है, सिक, और ये न्यू मोबाइल है। ओके, अब कासिम ने देखा तो इसके ऊपर 50,000 का टैग लगा हुआ है। कासिम ने क्या कहा, मैं इमीडिएटली इसको एक्सचेंज करने जा रहा हूं अपने पुराने मोबाइल से। ठीक है, अब जरा कॉमन सेंस यूज करके बताइएगा, जब कासिम दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार से क्या कहेगा, मुझे ये सैमसंग गैलेक्सी चाहिए और मैं आपको पैसे भी दूंगा, साथ में अपना पुराना मोबाइल भी देना चाहता हूं। अब जब वो अपना पुराना मोबाइल दुकानदार को पकड़ाएगा तो दुकानदार क्या कहेगा, मतलब अकाउंटिंग ना करो, मुझे बिल्कुल कॉमन मैन बन के बताओ, अकाउंटिंग नहीं करनी। दुकानदार से क्या कहेगा, मोबाइल को दे के, यार कॉमन मैन बनो ना, मस्करे ना बनो ना, तुम स्टूडेंट बनो, मरासी ना बनो। जी, कुछ ऐसी बात करेगा वो, यार ये मैं इतने रुपए में रख लेता हूं, तुम्हारे पुराना मोबाइल में इतने में रख लेता हूं, बाकी तुम कैश दे दो, मोबाइल ले जाओ। क्या लफ्ज बोला मैंने, पुराना मोबाइल। दुकानदार कहेगा, कासिम तुम्हारा पुराना मोबाइल में 1200 रुपए में रख लेता हूं, ठीक है, तुम्हारा पुराना मोबाइल में, हाँ 1200 ही है, सवाल में देख लूँ, तुम्हारा पुराना मोबाइल में 1200 में रख लेता हूं। अब आप ही बताएं, अगर 50,000 का नया मोबाइल हमने खरीदना है और जमाई लिए बगैर बताना है भाई आपने, हाँ 50,000 का मोबाइल हमने नया खरीदना है, पुराने मोबाइल को दुकानदार 1200 रुपए में रख रहा है, तो मजीद 48,800 रुपए कैश पे करना पड़ेगा। कैश यानी कि इस ट्रांजैक्शन में कैश आ नहीं रहा, जा रहा है, लेकिन डिस्पोजल फिर भी है, क्योंकि पुराना एसेट तो जा रहा है, आ रहा है तो वो भी ले आएंगे, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट तो है, थ्रू सेल नहीं है, बेचा नहीं हमने, थ्रू डिस्ट्रक्शन नहीं है, थ्रू एक्सचेंज है। पुराने का डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, उसको हमने बदले में दे दिया नए एसेट के लाने में, ठीक है, कुछ पैसे उसने कम करा दिए। ठीक है, अब सवाल की तरफ आओ वापस। He immediately decided to exchange the old sick mobile with the new one. The value assigned by shopkeeper to our old mobile to his old mobile was 1200 only. अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, तो दुकानदार वैल्यू असाइन करता है हमारे पुराने एसेट को, इसको टेक्निकली स्पीकिंग कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। इसका टेक्निकल नाम क्या है जी, ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं, एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन जी 1200 को, 1200 क्या है ये देखो ना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 1200 क्या है, द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल। ठीक है, तो द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट इज कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है, तो जितने में उसने हमारा पुराना मोबाइल रखा, टेक्निकल नाम भी याद कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात आपको वैसे ही पता है, रिजल्टेंटली ही पेड 48,800 फॉर द न्यू। ये तो सवाल में लिख के बताया, नॉर्मली लिखा नहीं जाता, निकालना पड़ जाता है आपको, लेकिन निकालना कैसे पड़ेगा, जैसे अभी भी मैंने आपसे निकलवाया, वो सवाल में कैश पेड की फिगर गायब कर दे, कॉस्ट ऑफ न्यू दे दे, ट्रेड इन अलाउंस दे दे, तो आप कैश पेड निकाल नहीं सकते। यही तो निकाला था कल मंडे को ना, मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा भी सही। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, बहरहाल इस सवाल में तो गिवन था। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, 10% खामोश है तो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे जमाई लिए बगैर। ठीक है, पास जनरल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2014। ठीक है, 1 जनवरी 2014 पर जनरल एंट्री कर देंगे। ठीक है, ओके। मैं तो जनरल एंट्री आप लोगों को आती है, मैं तो बस वैसे ही आपको असिस्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, अकाउंटिंग बस आपको आती है, मैं तो बस आपके असिस्टेंस के लिए यहां पे रोज आया करूंगा, आपने बस असिस्टेंस लेते रहना है थोड़ी बहुत और मुझे अकाउंटिंग करवाते रहना है। जी, अब मुझे आप ही बताएं, आपने ये जो ट्रांजैक्शन की है, आप हर बंदा कासम बन के सोचे, कासम, ठीक है, कासिम नहीं, कासम बन के सोचे, सियालकोट वाले भाइयों की तरह, तो हर बंदा कासम बन के सोचे, उसने पुराना एसेट दे दिया, नया एसेट लिया। क्या ख्याल है भाई,
क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगा। तुम क्रेडिट को क्रेडिट बोल लेते हो कि क्रेडिट बोलते हो? अच्छा जी, ये मेरी मोहब्बत होती है सब इलाकों से। पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान के अंदर सारे इलाके, लाहौर वालों का अपना बोलने का स्टाइल होता है जी। तो सॉरी। अच्छा, चले वापस आए, आखिरी 5 मिनट है, फिर मजाक अब परसों कर लेंगे, टाइम खत्म हो गया, मैंने एंट्री करवानी है जी। पुराना एसेट गया, पुराना एसेट गया तो उसको एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब स्टेप 1 तो आज भी वही है, इंग्लिश आज भी सबसे आगे जी। टूथपेस्ट की बात हो रही है। एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट से। कॉस्ट ऑफ ओल्ड में लिख लेता हूं, सवाल मौजूद है, कितनी कॉस्ट है जी? 3000। ठीक है, 3000 से आपने एसेट अकाउंट को गया भाई कह रहे, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। अब अगर ये एसेट चला गया है तो अगला काम आपको पता है, जो कि मस्ट है, जरूरी है, वो क्या है? कल से ना आप दोनों ने इकट्ठा नहीं बैठना, ग्लासेस वाले भाई, ग्रीन शर्ट, आप और आपके साथ वाले भाई ने कल इकट्ठे नहीं बैठना, ठीक है? और आप दोनों अगर करीब बैठे भी सही आपके साथ, तो दरमियान में कोई और बंदा होना चाहिए, ठीक है ना? ओके जी। और मुझे अगर मंडे को बैठे इकट्ठे नजर आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं है तीनों की। अब आपने इंश्योर करना है कि आपने अलग कैसे बैठना है, याद भी आपने रखना है, ठीक है? अच्छा जी, एसेट गया है तो इसकी डेप्रिसिएशन ने भी जाना है, ये पक्की बात होती है, ठीक है? क्योंकि एसेट जो चला गया उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट में से क्या कर दें? डेबिट। तो करो भाई डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, वर्किंग में कौन जाए, यहीं पे कर लेते हैं जी। 3000 कॉस्ट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये तो आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। मुझे चाहिए सारी जिंदगी की, तो लाइफ निकाल लेते हैं, 1 मिनट का काम है। कब खरीदा था? यकम अप्रैल 12 पे। कब ये एक्सचेंज कर दिया? यकम जनवरी 14 पे। तो यकम अप्रैल 12 से 31 दिसंबर 12 तक 9 महीने, 31 दिसंबर 13 तक पूरा साल, और ये 31 दिसंबर 13 ही है, यकम जनवरी 14। हाँ, इसका मतलब तकरीबन 1 साल और 9 महीने बनते हैं, यानी 1.75। जिसका दिल ना करे, इस बात को ना माने, वो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिखकर उसके बाद ये 1.75 ईयर्स निकाल सकता है, ठीक है? मर्जी है उसकी जी। बोलें 500। लो भाई, स्टेप 1 और स्टेप 2 तो आज भी वही है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक्सचेंज आपको आता है, ठीक है? नेक्स्ट है जी स्टेप 3, न्यू एसेट को छोड़ो। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे। याद है, वी विल रिकॉर्ड कैश, लेकिन आज कैश रिसीव नहीं हो रहा। आज की ट्रांजैक्शन ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है। आप नए आने वाले एसेट को अलग से एडिशन और पुराने को अलग से डिस्पोजल नहीं कह सकते। ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एसेट का आना और एट द सेम टाइम दूसरे का जाना रिकॉर्ड होगा, और नेट में कैश पे होगा। हमें तो कैश नहीं मिला 3310 का, उसने कहा बस ठीक है 48,800 दे दो, बस ये 3310 भी दे दो और 48,800 भी दे दो, नया ले जाओ, गैलेक्सी ले जाओ, जाग के देखो, गैलेक्सी ले जाओ, 3310 भी दे जाओ और 48,800 भी। तो हमें पुराने के पैसे नहीं मिले, डिस्पोजल नहीं, एक्सचेंज हुआ है वो, ठीक है ना? तो ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है, याद रखना। तो स्टेप 1 पुराने एसेट को निकाल दो एसेट अकाउंट में से। स्टेप 2 उसकी क्यूमुलेटेड ऑप्शन को भी निकाल दो। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करो। आज कैश रिसीव नहीं हो रहा, पे हो रहा है। कैश पेड है तो कैश का अकाउंट क्रेडिट, कितने से जी? 48,800। ठीक हो गया जी? अब देखो 3 स्टेप्स तो वही थे। अब चौथे स्टेप में हम गेन लॉस निकाला करते थे, लेकिन आज सिर्फ छोटा सा एक मसला आ गया, वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन में जेब से 3310 निकला है साइड वाले से, तो सामने वाले जेब में सैमसंग गैलेक्सी भी आया है। सामने वाले में रखते हैं ना, साइड वाले में तो 33, साइड वाले में तो नजर ना आया किसी को, गैलेक्सी सामने रखा सबको नजर आया, है ना? है ना? अल्लाह माफ करे। तो क्या कह रहा हूं मैं, एसेट पुराना गया है, उसका जाना तो हो गया रिकॉर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम नया एसेट आया भी तो है, तो उसको फिर क्या करें? हाँ, एसेट के आने पे जो एसेट के साथ करते हैं वही करें। एसेट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट को डेबिट कर दें, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है?
वो प्राइस लेबल जो उसके ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, अब गेन है या लॉस है ये तो आप ही बताएंगे जी। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है भाई? बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है। कितनी? 1275। ये प्रॉफिट एंड लॉस। मुश्किल लगा ये? देखो 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 इधर, सिर्फ ये एक नया स्टेप ऐड हुआ है और कैश ने सिर्फ रुख बदला है, वरना तो वही है सारा काम। पुराने एसेट को निकाला एसेट अकाउंट में से, क्रेडिट कॉस्ट, उसकी डेप्शन कैलकुलेट करके उसको डेबिट किया, सिर्फ 3 कैश, रुख बदल गया। पहले रिसीव होता था हम डेबिट करते थे, आज पे हुआ तो क्रेडिट कर दिया। हाँ, नया स्टेप जो इंसर्ट हुआ है वो क्या है? वो है एसेट अकाउंट इसी ट्रांजैक्शन में नए वाले एसेट की कॉस्ट से डेबिट होगा। ठीक है, अकाउंट वगैरह तो मैंने खुद मंडे को बनवाने हैं, वो तो आपने बनाने नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, अब ये मैक्सिमम हो सकता है कि वो सवाल के अंदर से कैश पेड की फिगर कभी गायब कर दे। जैसे अगला सवाल जो होमवर्क में है ना, इस जैसा छोटा सा, ऐसी जनरल एंट्री करनी है उसमें भी, उसमें ये गायब है, लेकिन उसमें कॉस्ट नए की गिवन है, ट्रेड इन अलाउंस भी गिवन है। तो जैसे अभी आपने जबानी 48,800 निकाला है, वहां पे भी निकाल लेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और बात, मेरा सवाल है आपसे, क्या जरूरी है कि एक एसेट देकर एक एसेट ही लिया जाए एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन? सैमसंग लेके हम 10 भी तो ले सकते हैं। ये भाई क्या कमाल कर गया, ये कह रहा है कि हम 10 CD70 लेकर एक मेहरान भी तो ले सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है, तो एक जरूरी नहीं है एक के बदले एक एक्सचेंज हो, एक से ज्यादा एसेट्स भी एक्सचेंज में आ सकते हैं। सवाल से पूछ लेना। ठीक है, तो इधर देखो, ये भी आप होमवर्क में आप कर सकते हो। इसमें 2 ओल्ड कार्स एक न्यू कार से एक्सचेंज हो रही है, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है, आपने ये सवाल इंशाल्लाह करना है, जनरल एंट्री इसकी करनी है। ठीक है, अब सुन लें, होमवर्क में क्या क्या आया? 38 होमवर्क में आ गया। वैसे तो सारे होमवर्क के अंदर भी ये शामिल है ना। उसके बाद ये छोटू सा सवाल है, ऐसे ही जनरल एंट्री करनी है, 2 मिनट का भी नहीं है। बाकी ये सवाल ऑलरेडी आपके होमवर्क में है 10, 11 और 12। ठीक है, मैं पिक्चर दिखा देता हूं जी, ये देख जी, मैं अभी दिखा देता हूं। वैसे वो तस्वीर अभी पूरी तो नहीं हुई, मैं मंडे को पूरी करूंगा, एक्सचेंज की बात उसमें लिख दूंगा, लेकिन चलो अभी बनवा देता हूं तस्वीर। ओके, हाँ सबर ना, ये तो देख लो पहले जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।